दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें और कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शाहरुख खान और काजोल स्टारर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एक कल्ट क्लासिक फिल्म है। ये फिल्म रिलीज हुई थी 20 अक्टूबर 1995 को। इस फिल्म के नाम एक बड़ा ही खास रिकॉर्ड है। ये फिल्म मुंबई के मराठा मंदिर सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल में लगातार 25 सालों तक चली और फिर कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन के बाद अब भी चल रही है। शाहरुख काजोल की रोमांटिक जोड़ी हर किसी को पसंद आई और इसी फिल्म से शाहरुख खान को सुपरस्टार का खिताब भी हासिल हुआ था। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने और ये इनकी डेब्यू फिल्म भी थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया था इनके पिता यश चोपड़ा ने। ये फिल्म यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी थी। फिल्म के सिनेमाटोग्राफर थे मनमोहन सिंह और फिल्म को एडिट किया था केशव नायडू ने। फिल्म में कुल 7 गाने थे और इन गीतों के म्यूजिक तैयार किया था जतिन ललित ने और गीत लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। और इन गीतों में आवाज दिए थे लता मंगेशकर, आशा भोसले, कुमार सानू, अभिजीत भट्टाचार्य, उदित नारायण ने। फिल्म में मुख्य और सहायक भूमिका में नजर आए थे शाहरुख खान, काजोल, अमरीश पुरी, फरीदा जलाल, सतीश शाह, आचला सचदेव, हिमानी शिवपुरी, अनुपम खेर, परमीत सेट्टी, मदिरा बेदी, पूजा रूपरेल, अनीता श्रॉफ अज्जानिया, ललित तिवारी, करण जौहर इत्यादि। बात करें फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो ये फिल्म यशराज बैनर्स की 25वीं सालगिरह के मौके पर रिलीज की गई थी। 4 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई इस फिल्म में 1995 में भारत में 89 करोड़ रुपए की कमाई की थी। फिल्म के ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने विदेशों में 13.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ये फिल्म शाहरुख खान के करियर के लिए मील का पत्थर भी साबित हुई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शाहरुख से पहले ये फिल्म सैफ अली खान को ऑफर हुई थी, मगर सैफ ने ये ऑफर ठुकरा दिया था। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि ये फिल्म आमिर और सलमान को भी यशराज बैनर की तरफ से ऑफर हुई थी, मगर उन्होंने भी ये फिल्म करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। शुरुआत में तो शाहरुख खान भी ये फिल्म नहीं करना चाहते थे। दरअसल शाहरुख को लगा था कि फिल्म में लीड हीरो का किरदार थोड़ा गर्लिश है और उसमें मर्दों जैसी कोई बात नहीं है। इस किरदार को ना करने की एक और वजह शाहरुख के पास थी। दरअसल शाहरुख इतनी ज्यादा रोमांटिक फिल्म नहीं करना चाहते थे। चूंकि उस वक्त शाहरुख की उम्र 30 साल हो चुकी थी तो उन्हें लग रहा था कि उनकी पर्सनैलिटी के साथ ये रोल मैच नहीं करेगा। मगर जब यश चोपड़ा ने शाहरुख को समझाया कि इस फिल्म से तुम स्टार बन जाओगे तो शाहरुख ने ये फिल्म साइन कर ली। फिर जब फिल्म बनकर तैयार हुई और शाहरुख ने ये फिल्म देखी तो उन्होंने खुद ही यश चोपड़ा से कहा कि उनके लिए ये फिल्म वैसी ही साबित होगी जैसे कि अमिताभ बच्चन के लिए दीवार थी। ये जानकर भी आपको हैरानी होगी कि इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा पहले टॉम क्रूज को इस फिल्म में लीड रोल में लेना चाहते थे, लेकिन उनके पिता यश चोपड़ा ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। यश चोपड़ा को फिल्म में किसी इंटरनेशनल स्टार को लेना सही नहीं लग रहा था। पिता के समझाने पर आदित्य मान गए और डीडीएलजे का ऑफर टॉम क्रूज के पास कभी गया ही नहीं। यूं तो डीडीएलजे की मेन कोरियोग्राफर सरोज खान थी। फिल्म के सभी गाने उन्होंने कोरियोग्राफ भी कर दिए थे, सिवाय एक गाने को छोड़कर, और वो गाना था रुक जाए दिल दीवाने। इस गाने की कोरियोग्राफी को लेकर सरोज खान और आदित्य चोपड़ा में काफी मतभेद हो गए थे। इसी वजह से सरोज खान ने खुद को फिल्म से अलग कर लिया। बाद में शाहरुख के कहने पर आदित्य चोपड़ा ने फराह खान से ये गाना कोरियोग्राफ कराया था। आदित्य फराह खान को फिल्म की यूनिट के साथ यूरोप भी ले जाना चाहते थे, मगर फराह दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी थी तो वो डीडीएलजे की यूनिट संग यूरोप नहीं जा पाए। इस फिल्म का टाइटल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एक्ट्रेस किरण खेर ने सुझाया था, मगर शुरू में आदित्य चोपड़ा को ये टाइटल पसंद नहीं आया था। खुद शाहरुख खान को भी ये टाइटल बहुत ज्यादा लंबा लगा था। उस दौर में वैसे भी फिल्मों के टाइटल छोटे रखने का चलन था, मगर जब यश चोपड़ा ने आदित्य से कहा कि यही टाइटल सही रहेगा तो आदित्य मान गए। इतना ही नहीं, आदित्य ने फिल्म के क्रेडिट रोल में टाइटल सुझाने के लिए किरण खेर को क्रेडिट भी दिया था। इस तरह डीडीएलजे पहली भारतीय फिल्म थी जिसमें टाइटल के लिए भी किसी को क्रेडिट दिया गया हो। ये जानकर आपको हैरत होगी कि साल 1980 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम भी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ही था। उस फिल्म में अभिनेता तारिक शाह और अभिनेत्री बीना बैनर्जी लीड रोल में थे। डीडीएलजे की कामयाबी में इसके म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ है। फिल्म का म्यूजिक बहुत हिट हुआ था। इस फिल्म का म्यूजिक दिया था जतिन ललित ने, और इस म्यूजिकल जोड़ी के करियर का सबसे शानदार म्यूजिक आज भी डीडीएलजे का म्यूजिक ही माना जाता है। म्यूजिक कंपनी एचएमवी रिकॉर्ड्स ने एक रिपोर्ट जारी करके बताया था कि भारत के हर तीसरे घर में डीडीएलजे के म्यूजिक का कैसेट है।
जी हाँ, उन दिनों कैसेटों का ही दौर था। फिल्म का गीत मेहंदी लगा के रखना भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ये गीत डीडीएलजे के लिए नहीं, किसी और फिल्म के लिए बना था। लेकिन बाद में यश चोपड़ा की सलाह पर यह गाना डीडीएलजे में डाला गया और इसे शाहरुख व काजोल पर फिल्माया गया। इस फिल्म का लीड ट्रैक था तुझे देखा तो ये जाना सनम। ये गाना हरियाणा के एक गांव में फिल्माया गया था। इस गाने को शूट करने से पहले आदित्य चोपड़ा ने गांव की पंचायत से इसकी शूटिंग करने की परमिशन ले ली थी। लेकिन पंचायत के सदस्य गाने की शूटिंग की जानकारी गांव में देना भूल गए थे। यही वजह है कि जब इस गाने की शूटिंग शुरू हुई तो गांव के काफी लोग जमा हो गए और उन्होंने अपने गांव में फिल्म की शूटिंग का विरोध करना शुरू कर दिया। खासतौर पर वो व्यक्ति जिसकी जमीन पर ये गाना फिल्माया जा रहा था, वो बहुत नाराज था। बाद में शाहरुख खान ने उससे बात की और तब जाकर उस आदमी ने अपनी जमीन पर गाना शूट करने की इजाजत दी। फिल्म के गीत रुक जाओ दिल दीवाने के एक सीन में शाहरुख खान काजोल को छोड़ देते हैं और वो जमीन पर गिर पड़ती हैं। फराह खान ने शाहरुख खान को निर्देश दिया था कि उन्हें इस तरह काजोल को गिराना है। हालांकि काजोल को जरा भी इस बात का इल्म नहीं था कि शाहरुख उन्हें गिराने वाले हैं। ये किया गया था डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा के कहने पर। आदित्य चाहते थे कि काजोल जब जमीन पर गिरे तो उनका नेचुरल शॉट रिकॉर्ड किया जाए। फिल्म का वो सीन जिसमें अमरीश पुरी कबूतरों को दाना खिलाते हैं और शाहरुख खान भी उनके साथ आकर कबूतरों को दाना खिलाने लगते हैं, वो दरअसल पहले स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। लेकिन हरियाणा में जिस जगह फिल्म की शूटिंग चल रही थी वहां काफी कबूतर भी थे। एक दिन अमरीश पुरी शौकियाना ही उन कबूतरों को दाना खिलाने लगे। तब आदित्य चोपड़ा ने यह नज़ारा चुपके से कैमरे में कैद कर लिया और फिर ये सीन स्क्रिप्ट के लिए लिखा गया व तरीके से शूट किया गया। फिल्म का वो सीन जब राज और काजोल यूरोप में होते हैं और स्विट्जरलैंड में राज सिमरन को एक लाल कार की सवारी कराता है, उस सीन से भी एक दिलचस्प किस्सा जुड़ा है। वो सीन सही से शूट हो, इसके लिए डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा कार की पिछली सीट पर लेटे हुए थे और आदित्य इतनी सफाई से कार की पिछली सीट पर लेटे थे कि पूरे सीन में वो कहीं भी दिखाई नहीं दिए। फिल्म में काजोल की फ्रेंड शीना तो आपको भी याद होगी। ये किरदार निभाया था अनिता श्रॉफ अदजानिया ने, जो कि उस वक्त फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई भी कर रही थी। फिल्म के गाने जरा सा झूम लूं मैं की शूटिंग के दौरान काजोल को वन पीस ब्लैक बिकिनी में एक सीन देना था। वो बिकिनी इतनी छोटी थी कि काजोल उसमें बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तब अनिता ने काजोल को बांधने के लिए एक ब्लैक स्टॉल दिया था। इससे काजोल की टांगें काफी ढक गई थी और उन्होंने आराम से वो सीन दिया था। फिल्म में शाहरुख खान ने हार्ले डेविडसन की एक लेदर जैकेट कई सीन्स में पहनी है। ये लेदर जैकेट आदित्य चोपड़ा ने उनके लिए अमेरिका के हार्ले डेविडसन के एक स्टोर से $400 में खरीदी थी। ठीक इसी तरह की जैकेट सलमान खान ने भी अपनी फिल्म मैंने प्यार किया में पहनी थी। काजोल पर फिल्माया गया सॉन्ग मेरे ख्वाबों में जो आए से भी कुछ मजेदार बातें जुड़ी हैं। फिल्म के सभी 7 गानों में ये गाना सबसे पहले रिकॉर्ड किया गया था। इस गाने के वीडियो शूट में जब काजोल को आदित्य चोपड़ा ने तौलिया दिया तो उन्हें बड़ा बुरा लगा। काजोल को लगा कि आदित्य उनसे कुछ भी ऐसा वैसा काम करा रहे हैं, मगर आदित्य ने उन्हें समझाया कि ये फिल्म की डिमांड है। काफी समझाने के बाद काजोल टॉवल में ये गाना शूट करने को राजी हुई। इसी गाने में काजोल एक छोटी स्कर्ट पहने भी दिखी थी। पहले वो एक लॉन्ग स्कर्ट थी, लेकिन आदित्य चोपड़ा ने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा से स्कर्ट छोटी करने को कहा। मनीष ने सेट पर ही कैंची से स्कर्ट को काटकर छोटा कर दिया। हालांकि आदित्य जितना चाहते थे स्कर्ट उससे कहीं ज्यादा छोटी हो गई थी, मगर उन्होंने उसी छोटी स्कर्ट में गाने को शूट भी किया। डीडीएलजे के सभी गीत आनंद बख्शी ने लिखे थे। मेरे ख्वाबों में जो आए गीत से ही जुड़ा एक और किस्सा कुछ यूं है कि शुरू में आदित्य चोपड़ा को ये गीत पसंद ही नहीं आ रहा था। आनंद बख्शी ने इस गीत के 24 अंतरे लिखकर आदित्य चोपड़ा को दिखाए थे। आखिरकार उन 24 में से 2 अंतरे आदित्य को पसंद आए और वही दोनों अंतरे गाने में डाले गए। डीडीएलजे का वो सीन जब सिमरन ट्रेन में चढ़ रही होती है और राज उसे पीछे से पलट कहते हैं, वो सीन दरअसल साल 1993 में आई हॉलीवुड फिल्म लाइन ऑफ फायर से कॉपी किया गया था। साथ ही वो सीन जिसमें राज सिमरन की कम्मो बुआ को साड़ी सिलेक्ट करने में मदद करता है, वो भी 1957 में आई हॉलीवुड फिल्म विटनेस ऑफ प्रोसिक्यूशन से कॉपी किया गया है। डीडीएलजे की स्क्रिप्ट आदित्य चोपड़ा ने खुद लिखी थी। ये पूरी स्क्रिप्ट उन्होंने मात्र 1 महीने में लिख ली थी। आदित्य चोपड़ा जब अपने पिता यश चोपड़ा के असिस्टेंट हुआ करते थे, उसी दौरान ही उन्होंने कहानियां लिखना शुरू कर दिया था। डीडीएलजे की स्क्रिप्ट के बारे में वो अक्सर करण जौहर से डिस्कस किया करते थे। फिल्म की कहानी ही नहीं, स्क्रीन प्ले भी आदित्य चोपड़ा ने खुद ही लिखा था।
फिल्म के क्लाइमैक्स में हम देखते हैं कि सिमरन के मंगेतर कुलजीत और राज के बीच रेलवे स्टेशन पर फाइट होती है। इस फाइट में राज को काफी खून भी निकलता है। पहले ये सीन स्क्रिप्ट में था ही नहीं, लेकिन बाद में शाहरुख खान के कहने पर यह सीन फिल्म में डाला गया था। शाहरुख खान चाहते थे कि फिल्म में कोई सीन तो ऐसा होना ही चाहिए जिसमें उनका किरदार फाइट करे। सिमरन के मंगेतर कुलजीत का किरदार एक्टर परमीत सेठी ने निभाया था। परमीत सेठी से पहले आदित्य चोपड़ा ने मिलिंद गुनाजी को ये रोल ऑफर किया था, पर चूंकि फिल्म में कुलजीत को क्लीन शेव दिखाना था और मिलिंद गुनाजी की अच्छी खासी दाढ़ी है तो आदित्य ने उनसे दाढ़ी कटाने को कहा, मगर मिलिंद गुनाजी ने दाढ़ी कटाने से इनकार कर दिया और फिल्म छोड़ दी। मिलिंद गुनाजी के बाद एक्टर अरमान कोहली को आदित्य चोपड़ा ने कुलजीत का रोल ऑफर किया था, लेकिन अरमान ने निगेटिव रोल करने से साफ इनकार कर दिया था। अरमान ने तो आदित्य से राज वाला रोल मांग लिया था। आखिरकार एक दिन इस रोल के लिए परमीत सेठी ऑडिशन देने आए। पहली ही नज़र में यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा को परमीत सेठी पसंद आ गए और उन्हें कुलजीत के रोल के लिए फाइनल कर लिया गया। फिल्म में अनुपम खेर शाहरुख के पिता के रोल में नजर आए थे, मगर शुरुआत में अनुपम खेर वो रोल निभाना चाहते थे जो कि अमरीश पुरी ने निभाया था। उन्होंने आदित्य से वो रोल मांगा भी था, लेकिन आदित्य ने उन्हें मना कर दिया था। साथ ही वो सीन जिसमें शाहरुख खान कॉलेज में फेल हो जाते हैं और अनुपम खेर उनके फेल होने पर खुश होते हैं और कहते हैं कि शाहरुख ने फेल होने की खानदानी परंपरा को बरकरार रखा है। उस सीन के दौरान अनुपम खेर अपने दादा परदादाओं के नाम के उदाहरण भी शाहरुख को देते हैं। उस सीन में अनुपम ने जो नाम लिए थे वो असलियत में भी उनके चाचाओं के नाम थे। DDLJ ही वास्तव में वो फिल्म है जिससे करण जौहर को फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग मिलनी शुरू हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने एक्टिंग भी की थी। इसी फिल्म के दौरान शाहरुख और काजोल ने उनसे वादा किया था कि जब भी करण अपनी पहली फिल्म बनाएंगे वो दोनों उसमें काम करेंगे। 3 साल बाद जब करण ने अपनी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है बनाई तो शाहरुख और काजोल ने अपना वादा निभाया भी। DDLJ भारतीय सिनेमा के इतिहास की पहली ऐसी फिल्म थी जिसकी मेकिंग को दूरदर्शन पर दिखाया गया था। DDLJ की मेकिंग को आदित्य चोपड़ा के छोटे भाई उदय चोपड़ा और करण जौहर ने कड़ी मेहनत से तैयार किया था। उदय और करण ने एडिटिंग रूम में खुद को कई दिनों के लिए बंद कर लिया था। उसी एडिटिंग रूम में उनके लिए खाना और कपड़े पहुंचाए जाते थे। बाथरूम की व्यवस्था भी वहीं पर ही थी। फिल्म में शाहरुख खान के दूसरे दोस्त थे अर्जुन सबलोक। अर्जुन सबलोक भी आगे चलकर डायरेक्टर बन गए थे, हालांकि उन्हें वैसी सफलता नहीं मिल सकी जैसी कि करण जौहर को मिली थी। अर्जुन सबलोक ने नील एंड निक की फिल्म डायरेक्ट की थी। DDLJ ने 10 फिल्म फेयर अवार्ड्स और 1 नेशनल अवार्ड अपने नाम किए थे। उस वक्त ये एक रिकॉर्ड था। DDLJ से पहले सबसे अधिक फिल्म फेयर अवार्ड हासिल करने का रिकॉर्ड सलमान खान की मैंने प्यार किया के नाम था। मैंने प्यार किया ने 6 फिल्म फेयर अपने नाम किए थे। हालांकि अमिताभ और रानी मुखर्जी की फिल्म ब्लैक ने 11 फिल्म फेयर अपने नाम करके DDLJ का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। साल 1995 में ही आमिर खान की फिल्म रंगीला भी रिलीज हुई थी और फिल्म फेयर अवार्ड्स में DDLJ और रंगीला के बीच कड़े मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन DDLJ ने एक तरह से क्लीन स्वीप कर लिया था। आमिर खान इससे बहुत नाराज हुए थे। उसी के बाद से ही आमिर खान ने अवार्ड शोज में जाना बंद कर दिया था। फिल्म में कम्मो बुआ का किरदार निभाने वाली हिमानी शिवपुरी फिल्म के क्लाइमैक्स में भी नजर आने वाली थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और वो इसलिए क्योंकि क्लाइमैक्स की शूटिंग के दौरान ही हिमानी शिवपुरी के पति ज्ञान शिवपुरी की मौत हो गई थी और हिमानी शिवपुरी को अपने घर जाना पड़ा था। DDLJ ही एक्ट्रेस मंदिरा बेदी की पहली फिल्म भी थी। उससे पहले मंदिरा ने DD के कुछ टीवी शोज में काम जरूर किया था, लेकिन एज एन एक्ट्रेस ये मंदिरा बेदी की पहली फिल्म थी। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि आदित्य चोपड़ा अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू DDLJ से नहीं करना चाहते थे। वो मोहब्बतें से अपना डेब्यू करना चाहते थे, मगर ऐसा हुआ नहीं। हालांकि साल 2000 में उन्होंने मोहब्बतें फिल्म का डायरेक्शन भी किया था, और वो भी एक सक्सेसफुल फिल्म थी। DDLJ के साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। दरअसल जावेद अख्तर की पहली पत्नी हनी ईरानी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन फिल्म में उन्हें कोई क्रेडिट नहीं दिया गया है। साथ ही जावेद सिद्दीकी ने फिल्म के डायलॉग लिखने की बात कही थी। उन्होंने भी क्रेडिट ना देने का आरोप फिल्म के मेकर्स पर लगाया था। जिस दिन DDLJ रिलीज हुई थी उसी दिन माधुरी दीक्षित स्टारर याराना भी रिलीज हुई थी। ये फिल्म डेविड धवन ने डायरेक्ट की थी और इसमें ऋषि कपूर व राज बब्बर जैसे बड़े सितारे थे। याराना की उस दौरान बहुत चर्चा हो रही थी। सबको लग रहा था कि याराना DDLJ को पछाड़ देगी।
लेकिन डीडीएलजे की आंधी में याराना ऐसी उड़ी कि उस पर बुरी तरह फ्लॉप होने का टैग लग गया। हालांकि याराना का गीत मेरा पिया घर आया जरूर हिट साबित हुआ था। फिल्म के एक सीन में राज कुलजीत और उसके दोस्तों के साथ बैठकर बियर पीता है और उनसे कहता है कि वो स्ट्रोज बियर की फैक्ट्री इंडिया में लगाना चाहता है। ये सीन फिल्म में स्ट्रोज बियर के प्रमोशन के लिए डाला गया था। दरअसल स्ट्रोज बियर अमेरिका की एक कंपनी का बियर ब्रांड है और ये बियर ब्रांड उसी साल भारत में लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, ये थी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल लाइफ ऑफ बॉलीवुड को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।